एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। पीढ़ी परिवर्तन और भविष्य। मैं हूं मनोज सैनी। आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। मिशन 2023 में दोनों ही दल बढ़ चले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब इस तैयारी में है कि जो लोग 70 से ऊपर अपनी उम्र पार कर लिए हैं, क्यों ना उनका मार्गदर्शक मंडल के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाए या उन्हें कहीं और जिम्मेदारी सौंप दी जाए, लेकिन मेन जो मुख्य धारा है उससे उनको हटाया जाए। तो क्या इस पर भारतीय जनता पार्टी बढ़ती हुई नजर आएगी? क्योंकि कई ऐसे लीडर हैं मध्य प्रदेश सरकार में और संगठन में जिनको देखकर लगता है कि शायद उन्हें घर बैठना पड़ सकता है। इसमें सबसे ऊपर नाम अजय बिश्नोई साहब का है, जो खासे चर्चा में बने हैं और 70 से पार भी हो गए हैं। लेकिन चाहे माया सिंह की बात करें, गौरीशंकर बिसेन या फिर अन्य पारस जैन, गोपाल भार्गव, ऐसे कई लीडर हैं। ऐसा लगता है कि जो चर्चाएं चल रही है कि इनको घर बिठाया जा सकता है या इनकी सेवाएं कहीं और दूसरी तरफ ली जा सकती है। सवाल यही है कि यदि ये परिवर्तन देखने को मिलता है भविष्य में, तो फिर नई जिम्मेदारी किसके पास होगी? तो फिर कई ऐसे चेहरे दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल में मध्य प्रदेश की कमान भी युवा चेहरे के हाथ में है, बीडी शर्मा जी के हाथ में। और हमने देखा कि जब उन्होंने प्रभार संभाला तो उसके बाद यूथ को आगे लाने का प्रयास बीजेपी ने तेजी से किया और कार्य समिति में भी ये बात सामने आई है। यदि चर्चा को हम समझे, जयंत मलैया या बाकी जो अन्य, गौरीशंकर बिसेन, सीतारमण शर्मा, माया सिंह, पारस जैन, महेंद्र हार्डिया, गोपीलाल जाटव, नागेंद्र सिंह, रामपाल सिंह, उमाशंकर गुप्ता, गोपाल भार्गव, ये सब वो लीडर्स हैं, अनूप मिश्रा, गौरीशंकर शेजवार, जिनका कैलाश चावला, ये सब वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं अब उम्र से 70 से ऊपर जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एक क्राइटेरिया की तरफ बढ़ भी रही है। तो क्या ये घर बैठेंगे तो फिर नई किसको जिम्मेदारी मिलेगी? यही हमारा है पीढ़ी परिवर्तन और भविष्य। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। ब्रज गोपाल लोहिया जी है, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी के। योगेश यादव जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। और सुशील शर्मा जी है मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सुशील जी, ये चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है इन दिनों की जो पुराने चेहरे हैं, हालांकि हमने देखा भी है बीजेपी में, यदि आप याद करिए आडवाणी साहब या बाकी तमाम लोगों को, मुरली मनोहर जोशी साहब को, कि घर ही बैठ गए उम्र के बाद। और फिर हमने सरताज सिंह को और तमाम सारे लोगों को भी देखा था, बाबूलाल गौर को भी देखा था। तो क्या ये माना जाए कि अब जो नाम दिखाई दे रहे हैं, ऐसी बहुत एक लंबी फहरिस्त है बीजेपी के पास, तो क्या घर बिठाने की तैयारी है? नहीं, देखिए, 2 तरीके के जो घर बिठाने वाली बात है वो तो बुजुर्ग नेताओं वाला मामला, उसमें तो 70 या 75 पार के उम्र के नेताओं को बिठाया जा सकता है। लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जो लगातार भाजपा हो चाहे सरकार हो, उसके फैसलों पर जो है टीका टिप्पणियां कर रहे हैं और सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं। ऐसे नेताओं पर भी जो है लगता है कि बीजेपी दांत गिरा सकती है। तो अब देखना ये होगा कि क्या 75 पार के साथ साथ उन नेताओं को भी जिन्होंने कभी बीजेपी के लिए जो है काम किया और आज भी जो है बीजेपी के लिए समर्पित हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से उपेक्षित या अपनी महत्वाकांक्षा को जो है वो उनको महत्वाकांक्षा उनकी पूरी नहीं हो पा रही, इस कारण वो बगावती तेवर तो नहीं कहेंगे, लेकिन संगठन और सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं टीका टिप्पणियां करते हैं, जिससे एक माहौल बनता है कि अनुशासित बीजेपी में जो है ये अनुशासन कैसा है। बिल्कुल, उसमें नाम अजय बिश्नोई का भी हो सकता है। जी, अजय बिश्नोई उम्र के क्राइटेरिया में नहीं आते, लेकिन उनके क्राइटेरिया दूसरा जरूर एक बनता जा रहा है कि वो लगातार जो है संगठन और सरकार के फैसलों पर बेबाकी से राय रख रहे हैं। आमतौर पर राजनीतिक दलों में बेबाकी से राय आप सार्वजनिक रूप से नहीं रख सकते हैं। पार्टी फोरम में अपनी बात कह सकते हैं, फिर चाहे पार्टी फोरम में उनकी बात सुनी जाए या बात नहीं सुनी जाए, लेकिन वो बात बाहर नहीं आना चाहिए। अजय बिश्नोई उन बातों को अब जो है सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार को भी चुभ रही होगी और संगठन को भी चुभ रही है। कह भले ही सह रहे हो, लेकिन तरीका जो है वो भाजपा के अनुसार तो नहीं है वो। जी बिल्कुल। ब्रज गोपाल जी, ये जो चर्चाएं चलती रहती है, हालांकि हमने देखा केंद्र में जब बड़े नेता आपके बदले मोदी जी के हाथ में कमान आई, अमित शाह साहब के हाथ में कमान आई, उसके बाद ऐसे बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं और परिवर्तन होना भी चाहिए, नई पीढ़ी को मौका मिलना भी चाहिए। तो क्या ये जो नाम हम दिखा रहे हैं आने वाले वर्षों में हो सकता है कि ये भी मार्गदर्शक मंडल में शामिल हो जाए? ब्रज गोपाल जी, योगेश यादव जी, मेरी आवाज सुन पा रहे? जी हाँ, बिल्कुल। जी।
समय के साथ परिवर्तन तो होना ही चाहिए। हम कांग्रेस की बात भी कर रहे थे और बीजेपी की बात भी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस पे थोड़ा सा कठोर रुख दिखाई भी देता है। हमने ऐसे वरिष्ठ लीडर कई देखे हैं जो आज मार्गदर्शक मंडल में बैठकर घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो बीजेपी तो इस तरफ जा रही, कांग्रेस भी जाएगी। मैं आपको मानता हूं कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी के सैद्धांतिक फैसले नहीं है। ये फैसले मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से आंतरिक विद्वेष और आंतरिक चालाकी के कारण लिए जा रहे हैं। अब जो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से गुटबाजी सामने आ रही है, तो किसी वरिष्ठ नेता को दरकिनार करने का एक नया बहाना शुरू हो गया है कि 70 के पार आप घर बैठ जाइए। और ऐसे कई लोग जो चौसर की चालें चला करते हैं, वो इस तरीके के कहीं ना कहीं से गली निकाल लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी में ये शुरू हो गया है। आप देखेगा बाबूलाल जी गौर को दरकिनार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यही 75 वाला मंत्र दिया था। उसमें बाबूलाल गौर, सुमित्रा महाजन जैसे वरिष्ठ नेताओं को, जिनका जनसंघ के जमाने का त्याग और बलिदान रहा। तो अब मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये खेल के रूप में लेने लगी है कि किस नेता को यदि हमें दरकिनार करना है या अपनी मूल धारा से अलग हटकर घर पर बैठाना है, तो अब एक नया पैतरा शुरू हुआ है कि 70 के पार को बैठना। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि ये नियम बहुत कड़ाई से लागू भी नहीं किया जाता है, ये कंसिडर भी किया गया है। कई ऐसे मौके आए हैं कि जब इन नियमों को तोड़ा गया है और सीनियर लीडर जो 70 से 75 से ज्यादा थे उनको भी ऑब्लाइज किया गया। तो या तो प्रधानमंत्री स्वयं कहें, नरेंद्र मोदी जी कह दें, अमित शाह कह दें कि हम 70 के बाद हम स्वयं त्याग पत्र दे देंगे और पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में सम्मिलित हो जाएंगे। तो नियम यदि पालन किया जाना चाहिए तो नरेंद्र मोदी जी से शुरुआत की जानी चाहिए। अब ये तो मैं मानता हूं कि ये इनके आंतरिक विद्वेष की चालें हैं जो एक दूसरे को खिलाफ करने के लिए। ब्रजगोपाल जी, ये चर्चा बड़ी तेजी से है कि कुछ लोग, चाहे वो कैलाश चावला हो, गौरीशंकर शेजवार हो, अजय बिश्नोई हो, गोपाल भार्गव, ऐसे कई नाम हैं जो अपनी उम्र को पार तो कर रहे हैं। और जब आप नौकरी में जाते हैं तो उम्र की सीमा होती है, लेकिन सियासत में कोई सीमा नहीं होती। पर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरफ ध्यान तो आकर्षित किया है। तो क्या आने वाले दिनों में ये देखने को मिल सकता है? चर्चा तो ऐसी बड़ी तेजी से कार्य समिति के बाद। नहीं मनोज जी, देखिए दो बातें इसमें एक साथ हैं। एक बात तो ये है कि पुरानी पीढ़ी की खुद की ये जिम्मेवारी है कि वो नई पीढ़ी के लिए स्थान निर्धारित करें। दूसरी बात ये है कि किसी को मगर अभी दरकिनार करने का कोई कारण नहीं और ना दरकिनार किया जा रहा है। आपने जो नाम लिए उनमें से बहुत सारे लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। व्यक्तिगत रूप से मैंने उनके साथ राजनीतिक रूप से काम किया है। अभी उनमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं। हाँ, ये अलग बात है कि पार्टी को जब लगता है कि जिस नेता और कार्यकर्ता की जहां जरूरत होती है वहां उसका उपयोग होता है। अभी आपने जिक्र किया, आपकी रिपोर्ट में जिक्र था माननीय रामपाल सिंह जी का। माननीय रामपाल सिंह जी मध्य प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण समितियों में है और चुनाव प्रबंध समिति के सदस्य हैं। वो, उन पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। स्थानीय निकाय की चुनाव की जो समिति है उसमें भी वे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को घर डाला जा रहा है। और केवल मंत्री होना ही राजनीति नहीं है, राजनीति के बहुत आयाम होते हैं। पार्टी ये तय करती है कि कार्यकर्ता की, किस नेता की कहाँ आवश्यकता है। जैसे नागेंद्र सिंह बने विधायक, लेकिन अब वो 80 साल के पार पहुंच जाएंगे, स्वाभाविक तौर पर घर तो बैठना पड़ेगा। नहीं, देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये राजनीतिक नेतृत्व है। जो राजनीतिक नेतृत्व खुद नई पीढ़ी के लिए रास्ता खोलता है और वो खोलना भी चाहिए। ये कांग्रेस की तरह की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कोई मायने नहीं रखती है आज के युग में। जब इस देश में 62% मतदाता 18 से 45 वर्ष आयु का है तो हमें नेतृत्व उसी वर्ग से लाना पड़ेगा। ये सबकी जिम्मेवारी है, ये हमारी सामाजिक ड्यूटी है। ये केवल कोई राजनीति नहीं है कि एक आदमी जहां बैठ गया, जैसे कांग्रेस में है गांधी परिवार बैठा है तो बैठा है, मध्य प्रदेश में है कमलनाथ जी बैठे हैं तो बैठे हैं, चाहे वो 74 साल के हैं, कम चल फिर पाते हैं, उतनी मेहनत नहीं कर पाते जितनी आज राजनीति मानती है। परंतु कांग्रेस में उनके तरीके से काम चलता है, क्योंकि कांग्रेस में पार्टी नहीं होती है, कांग्रेस में गुट होते हैं और जो गुट ताकत में होता है वो गुट आगे रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी में तो एक नीति और सिद्धांत के आधार पर पार्टी चलती है, क्योंकि हम एक विचारधारा आधारित राजनीतिक दल है। और विचारधारा हमेशा ये कहती है कि पुरानी पीढ़ी की जो जिम्मेवारी है, आप देखिएगा इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद अलग होने तैयार हैं स्वयं। जैसे मान लीजिए जयंत मलैया जी हैं। जयंत मलैया जी को कब पार्टी ने बाहर किया? कहीं नहीं किया। आज भी वो कार्य समिति में सदस्य हैं। कभी ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जिसकी जहां उपयोगिता है वो संगठन और सरकार दोनों को मिलकर तय करना है, परंतु मंत्री कौन होगा ये तय करना तो निजी तौर पर अधिकार है माननीय मुख्यमंत्री जी का।
और संगठन में कौन को क्या जिम्मेवारी देंगे ये माननीय बीडी शर्मा जी, माननीय सुहास जी भाई साहब तय करेंगे। जी जी बिल्कुल। सुनील जी, हम देखते हैं जब हम नौकरी कर रहे होते हैं तो उम्र समय सीमा तय होती है, लेकिन ब्रजगोपाल जी ने भी कहा कि खुद व्यक्ति को आगे बढ़कर ये तय कर देना चाहिए, लेकिन सत्ता का खेल, सत्ता का लालच, कुर्सी का खेल कोई मानता नहीं है। अब जैसा उम्मीदें जता रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो खुद तय कर लेंगे कि साहब ठीक है मैं इस उम्र तक पहुंच गया हूं, अब नहीं करूंगा, लेकिन क्या इतना आसान है? मैं देखिए, राजनीति के जो मोह है वो छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। या तो पावर का जो वो रखता है उसके प्रति जो है लोग व्यक्ति लगातार उसका जो है आकांक्षी हो जाता है और उसके साथ जीना उसकी जो है आदत हो जाती है। इसी कारण जो है व्यक्ति जो है अंतिम समय तक जो है राजनीति करना चाहता है। भाजपा में जरूर ऐसा उदाहरण है, नानाजी देशमुख ने जो है रिटायरमेंट किया था समय के साथ, तो वो एक बड़ा, हालांकि उनके बाद राजनेताओं ने उनका अनुसरण नहीं किया, तो यह है खामी है ये। लेकिन बीजेपी थोड़ा अलग से भी राजनीति में जो है ऐसे अगर कोई ज्यादा उम्रदराज लोग हैं तो उनको किनारे करना भी बीजेपी जानती है। अब बीजेपी का अपना स्टाइल है, उस स्टाइल से मुझे लगता है कि 75 पार वालों को बीजेपी इस बार भी जो है किनारे कर देगी। और बीजेपी, लेकिन ये जरूर है कि भाई अगर उनके परिवार से कोई है, तो जैसे मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि बाबूलाल गौर जी को मौका दिया गया था, तो उनके परिवार से उनके वो उस पर बीजेपी कितना वो करती है देखना होगा। लेकिन राजनीतिक रूप से बीजेपी थोड़ा ज्यादा जो है क्रूरता के साथ फैसले लेती है, कांग्रेस में वो देखने को बहुत कम मिलता है। अब ये इस क्रूरता क्या दें क्या इसको, यदि फैसले के आप स्वाभाविक है आप नहीं मान रहे तो और मना दिया जाएगा आपको? नहीं तो देखिए, आदमी को सख्त होना ही पड़ता है ना, आखिर सख्त फैसले लेके ही राजनीति की जा सकती है और राजनीतिक दल चलाया जा सकता है। आप किसी एक व्यक्ति के भरोसे ताउम्र जो है राजनीति नहीं कर सकते। समय के साथ राजनीति में बदलाव करना पड़ता है, राजनीतिक दल को जो है अपने नई ऊर्जा जो है उसमें के साथ मैदान में उतरना पड़ता है। बीजेपी उस काम को करती रहती है। कांग्रेस में जरूर जो है पीढ़ी परिवर्तन एक जो है, अभी भी देखिए ना कितने लंबे समय से पीढ़ी परिवर्तन आधा अधूरा सा है, पूरा अभी भी नहीं हो पाया है। तो बीजेपी ने 2014 में कितनी निर्ममता से जो है लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेताओं, मुरली मनोहर जैसे बड़े नेताओं को जो है साइडलाइन कर दिया था एक मार्गदर्शक मंडल बना के, लेकिन कांग्रेस वो नहीं कर पाई। तो उसके नतीजे भी देखिए, कांग्रेस कहां से कहां जा रही है। आज भी कांग्रेस जो है अनिश्चितता की गर्त में है कि उसको किस तरफ जाना है, क्या युवा पीढ़ी के साथ राजनीति करना है या अनुभवियों के साथ करना। भाई अनुभव का तो साथ तो लिया जा सकता है, लेकिन मोर्चा तो युवा ही लेगा ना। ठीक बात है, बिल्कुल जी। योगेश यादव जी, यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। आप कह रहे थे कि ये तो बहाना ढूंढ रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन बहाना ही सही, अब लोग तो मानते नहीं। कौन ऐसा तैयार है कि वो कहे कि योगेश यादव जी अब आपको मौका दिया जा रहा है, आप आ जाइए, ब्रजगोपाल जी आप आ जाइए, अब हम तो चलते हैं। तो ये सियासत में होता नहीं है, और खासकर आपके यहाँ तो खैर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता, बहुत कम दिखाई देता है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की। पहले भारतीय जनता पार्टी जो विचारधारा की बात करती है कि हमारी विचारधारा और हमारे संगठन के सख्त नियम या कठोर नियम, तो उन कठोर नियमों में भी शिथिलता क्यों? उनमें फिर बहुत सारे ऐसे अपवाद आएंगे कि जब 75 के बाद को कंसिडर किया गया और 90 साल तक लक्ष्मी नारायण पांडे जी चुनाव सांसद का मंदसौर से लड़ते रहे। ये जिस तरीके से अब जयंत मलैया जी को घर बैठाना था तो एक गली ढूंढ दी कि भाई वो चुनाव हारे और बुजुर्ग हो गए, इसलिए उनको उपचुनाव में टिकट नहीं दिया गया। तो मैंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक एक नया वो शुरू हो गया, ना कोई विचारधारा है ना कोई सिद्धांत है कि येन केन प्रकारण। अब आडवाणी जी या मुरली मनोहर जोशी को घर बैठाने का स्पष्ट कारण आप अच्छी तरह जानते हैं कि भाई आज यदि देखा जाए तो आडवाणी जी का कद भारतीय जनता पार्टी में या जनसंघ में पितृपुरुष के रूप में रहा है, उनका एक त्याग है, अटल बिहारी वाजपेयी के समकक्ष रहे, समकालीन रहे। लेकिन इसके बाद उनको यदि हटाना था तो ये उम्र को बहाना करके तो भाई करके। मैं ये कहता हूं कि यदि आप इतने सैद्धांतिक हैं और आप अपने नियमों के प्रति इतने प्रतिबद्ध हैं तो एक लाइन में आप घोषित कर दीजिए कि डेट ऑफ बर्थ का ही सर्टिफिकेट रहेगा, इसके बाद कोई भी हो, प्रधानमंत्री भी हो, मुख्यमंत्री जी हो, ये सभी के लिए नियम लागू किए जाएंगे। आप एक तरफ नियम बनाते हैं, दूसरी तरफ शिथिलता भी देते हैं, तो ये बात बहुत अच्छा। लेकिन क्या ये नहीं होना चाहिए कि लोग खुद नहीं हटते तो हटाना पड़ेगा? ये आपको नहीं लगता है कि नए लोगों को मौका कैसे मिलेगा? निश्चित ही नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए और उनको उनकी ऊर्जा का उपयोग भी किया जाना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति ने यदि जिंदगी भर
आपकी सेवा की हो। बाबूलाल गौर की और सुमित्रा महाजन की व्यक्तिगत व्यथा को आप यदि कल्पना कर लें कि उस समय उनके व्यक्तिगत रूप से यदि टिप्पणी पूछ ले, आज भी आप सुमित्रा जी के हृदय से पूछिएगा, बाबूलाल जी गौर तो स्वर्गवासी हो गए, कि उनके अंदर कितनी पीड़ा थी, आंतरिक पीड़ा कितनी। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का वो स्वरूप तो समाप्त हो रहा है, वो जनसंघी जो आरएसएस का स्वरूप समाप्त हो रहा है। अब तो चाल बैठाना, विधायकों की खरीद फरोख्त करना, वो सत्ता को हासिल करना। आपने कहा कि दर्द पूछ लीजिए, लेकिन दर्द उन युवाओं से भी पूछ लीजिए जो इंतजार कर रहे हैं। आप लगातार बने रहे हैं एक ही जगह, ये सुमित्रा ताई जैसा आप कह रहे हैं, तो आपको इतना कुछ दे दिया, आप लोकसभा की अध्यक्ष बन गई, तमाम तरह के पद आपको मिल गए, केंद्रीय मंत्री रह रहे, तो थोड़ा सा नए लोगों को मौका दे दिया, उसमें क्या दिक्कत? इसमें ये सिद्धांत होना चाहिए। और मैं इसी कांग्रेस की बात पर ही अब आ रहा हूं। आपने पूछा कांग्रेस में ऐसा क्यों? यदि व्यक्ति के अंदर ऊर्जा है, सक्रियता है, एक विचार है और पार्टी के प्रति समर्पण है, तो इसमें ऐसे कोई नियम का पालन नहीं किया जाना चाहिए। नियम का पालन तो वहां होता है कि व्यक्ति बीमार है, बिस्तर पर है, उसके बाद काम करने में असक्षम है और काम नहीं कर पा रहा। आपने तो एक्टिव लोगों को घर का रास्ता दिखाया, आडवाणी जी का या मुरली मनोहर जोशी कोई बीमार थोड़ी बिस्तर पर पड़े हुए थे, जो आप जिनको, या सुमित्रा महाजन कोई बिस्तर पर थोड़ी थी कि बीमार पड़ी हो। तो मतलब आदमी बिस्तर पे जाए तभी ठीक है। हमें याद है दिनेश जी मंत्री बने थे एक बार, वो लंबे समय तक बिस्तर पर रहे, फिर भी रेल मंत्रालय चलता रहा था, दौड़ता रहा था। ऐसे में कैसे रेल दौड़ेगी? खैर, ब्रज गोपाल जी, आप सुन रहे थे कांग्रेस को, जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं 2-3 बातें कहूं। एक तो मुझे बड़ा हंसी सी आती है कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्तागण हमेशा भारतीय जनता पार्टी के चलते। आपकी पार्टी का कोई एक फंडामेंटल बता दीजिए, कोई एक सिद्धांत बता दीजिए, कुछ भी बता दीजिए। आप तो जो आपके नेता कर लें उसको आपको गुणगान करना है। अब जब रिटायरमेंट की उम्र होती है तब तो मनोज जी, इनकी पार्टी के नेता शादी करते हैं। दूसरी बात, अब वो ये दिखाने के लिए करते हैं कि नहीं हम तो अभी नौजवान हैं। अब ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि बड़े लोगों को मार्गदर्शक होना चाहिए और उन्हें नए शादी भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। परंतु क्या है, कांग्रेस को गीत गाने की आदत है और वो जिसके गा पाए। अब मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जिन नेताओं की आज भी चर्चा हो रही है वो नेता राजनीति से बाहर नहीं हुए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उनके उत्तरदायित्व तो बदलेंगे, क्योंकि शारीरिक क्षमताओं की भी एक सीमा है और उस सीमा के बाहर जाकर काम करने में, आज देखिए, भले ही कांग्रेस के प्रवक्ता इसे स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु ज्यादातर कांग्रेस के लोग ये चाह रहे हैं कि उनके बुजुर्ग नेताओं से उन्हें मुक्ति मिलना चाहिए। परंतु ये नहीं हो पा रहा है, और नहीं हो पा रहा है उस पीड़ा में कितने लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, ये कांग्रेस देख रही है। और हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा कुछ तो नियम है, कुछ तो नियम है, कुछ तो हम कर पा रहे हैं, ऐसा कर पा रहे हैं कि जिसको हम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आप तो ना प्रयोग करते हैं ना उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है मनोज जी, बचपन में जब छोटा सा हुआ करता था तब के कामराज प्लान आया था बुजुर्ग नेताओं को बाहर करने का, जो कभी लागू नहीं हुआ, कभी लागू। इंदिरा जी के बाद 3 पीढ़ी बदल गई कांग्रेस में, गांधी परिवार की 3 पीढ़ी बदल गई, परंतु के कामराज प्लान लागू नहीं हुआ। अब देखिए, इस समय कांग्रेस पार्टी में इसकी बड़ा ऊहापोह है। सोनिया गांधी जी अध्यक्ष हैं और एक बहुत बड़ा धड़ा चाहता है कि वे वहां से हटे, और वे हटने तैयार नहीं है। और राहुल गांधी को बनाना चाहता है और किसी को नहीं बनाना चाहता। तो ये जो युवाओं के लिए रास्ता है, ये हमें खोलना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनका मार्गदर्शन उन युवाओं को भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि युवा अगर कहीं वर्चस्व है उनके पास या वो मुखिया हैं तो वो कहीं अपनी मनमर्जी से काम करेंगे, नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन ये कहता है कि हम अपनी विचारधारा, अपने सिद्धांत उन बुजुर्गों से समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम हम अपने तरीके से करते हैं। कई जगह ये अनुशासन अलग होते भी देखा हमने। आप उदाहरण देखिए कर्नाटका का, येदियुरप्पा साहब को इस उम्र के बाद भी आप मुख्यमंत्री बना दिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कई जगह ऐसी परिस्थिति होती है कि यदि हमें वहाँ सरकार में रहना है तो में भी हमने देखा था आवश्यकता। कई जगह ऐसा भी होता है, कई जगह ऐसा भी होता है कि किन्हीं राजनेताओं के पुत्र या परिजन उसमें इतने एक्टिव होते हैं जो पार्टी के उत्थान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कई बार उत्तराधिकार उनके पास भी जाता है और कई बार ऐसा होता है कि यदि उनके घर में कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, जो कांग्रेस जैसा नहीं है कि हम एक आदमी व्यापार कर रहे हैं नकुलनाथ जी कलकत्ता में और पिता को सीट खाली करनी है तो नकुलनाथ जी कलकत्ता से छिंदवाड़ा आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कभी भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में उत्तराधिकार मिलेगा तो सेवा और समर्पण उसकी पहली शर्त होगी। चाहे वे दीपक जोशी जी हो, चाहे सुरेंद्र पटवा जी हो, कोई भी हो, इन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है, अपने आप को
प्रमाणित किया है और तब वो भारतीय जनता पार्टी चलिए सिद्ध करना पड़ता भारतीय जनता पार्टी में। सुशील जी, लेकिन सवाल ये भी है कि यदि पुराने लोगों को घर जाने की तैयारी हो जाती है, घर बिठाने की तैयारी हो जाती है, तो पीढ़ी बदलेगी। अब बदली हुई पीढ़ी में कौन नजर आ रहा है? किस दल की बात कर रहे हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, विषय भी बीजेपी का ही है जी। नहीं, भाजपा में तो धीरे धीरे पीढ़ी परिवर्तन होता ही चला गया ना। आप देखिए ना, सुंदरलाल पटवा जी, कैलाश जोशी जी के बाद एक नई पीढ़ी आ गई शिवराज जी उमा जी के रूप में, और उसके बाद अब एक नई पीढ़ी और आ गई है वीडी शर्मा जी के रूप में। तो बीजेपी तो बहुत सरलता से, सहजता से पीढ़ी परिवर्तन करती जाती है, बिना उसको जो है यानी बिना किसी दबाव के या बिना किसी बुजुर्ग नेता का अपमान किए धीरे धीरे सब चीजें बदल देती है। कांग्रेस में वो नहीं हो पाता है। कांग्रेस थोड़ा सा, जो आप देखिए ना, कमलनाथ जी उम्रदराज हैं, आज भी आप योगेश यादव जी जैसे वरिष्ठ सम्मानित प्रवक्ता, बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन जय कमलनाथ ही बोलेंगे, भले उनके मन में कुछ भी हो। लेकिन जो पार्टी की मांग है, जो कार्यकर्ता की मांग है, जो जनता की मांग है, उस पर कांग्रेस कभी फोकस नहीं करती है ना। वो केवल मध्य प्रदेश का मामला नहीं है, वो पूरे देश का मामला है। कांग्रेस जिस दिन जनता की और कार्यकर्ता के मन की बात समझने लगेगी, उस दिन जो है कांग्रेस बीजेपी के साथ कड़ा मुकाबला करेगी। अब लोग ये बोलते हैं कि 2018 के चुनाव में कमलनाथ ने मेहनत की। अरे भाई, कमलनाथ 1 मई 2018 को मध्य प्रदेश आए। उसके पहले अजय सिंह अरुण यादव की जोड़ी ने जमीन तैयार की। आप सोचिए कितने आंदोलन हुए, पूरा मध्य प्रदेश को उन लोगों ने नापा, कितने आरोप लगाए, सरकार को कटघरे में खड़ा किया। और 1 मई 2018 को कमलनाथ जी का पदार्पण होता है और पूरा श्रेय कमलनाथ जी ले जाते हैं। वो भी पूरी सरकार नहीं बनती, बहुमत की सरकार नहीं बन पाती है। 114 सीटों का भी श्रेय कमलनाथ ले जाते हैं। तो ये जो चीजें ये समझनी होंगी कांग्रेस को, कि कांग्रेस में किसका कितना योगदान है, किसने कितनी मेहनत की है। उस मेहनत का जो है, जो प्रतिफल जो है, वो कांग्रेस नहीं दे पाती। योगेश जी, यही बात आ जाती, जब बीजेपी कांग्रेस की बात होने लगती है तो फिर कांग्रेस में तमाम तरह की चीजें दिखाई तो देती है। अब सवाल ये भी है, हमने देखा जैसे अरविंद भदौरिया आज मंत्री है, विश्वास सारंग है, मोहन यादव है, उषा ठाकुर है, गोविंद सिंह, तो चीजें तो बदली है, एकदम परिवर्तन दिखा। अब आप कहेंगे कि आपके यहाँ भी जिनका आप जिक्र करेंगे वो कई ऐसे नेता है, लेकिन सवाल यही है कि एक परिवर्तन की तरफ तो जाना ही पड़ेगा, रास्ता तो खोलना पड़ेगा ना। देखिए, समय का एक अपना समय की एक शक्ति होती है। यदि आप ऊर्जावान हैं, यदि आप निष्ठ हैं, तो अपना मार्ग अपने आप ही आपको मिलता जाएगा जी। उस समय ना कोई विरासत की बात होती है। अब मैं कई भारतीय जनता पार्टी के मोस्ट टैलेंटेड और बहुत सक्रिय नेताओं का जो दूसरी पीढ़ी की बात करूंगा तो वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए। तो ये हर जगह है, ये कांग्रेस में भी। यदि हम ये कहें कि हम तो परिवारवाद को जन्म दे रहे हैं या कुछ ऐसी बात नहीं है। जो व्यक्ति काम करेगा, जनता के बीच में रहेगा, प्रामाणिकता रहेगी, तो स्वतः ही आगे हो जाते हैं। और नई पीढ़ी तैयार है कांग्रेस में। आदिवासी सेक्टर में जितना मजबूत कांग्रेस के युवा नेता हैं, आप कहीं नहीं देखेंगे। पिछड़ा वर्ग में एक मजबूत लॉबी है कांग्रेस के पास, सामान्य जाति में मजबूत लॉबी है। और ऐसा नहीं है, अब उदाहरण लेकर कह देते हैं कि भाई कमलनाथ जी जब तक हैं या दिग्विजय सिंह जी जब तक हैं तो संभव नहीं है। दिग्विजय सिंह जी या कमलनाथ जी किसी का रास्ता थोड़ी रोक रहे हैं। वो जो व्यक्ति आ गए ना, दोनों के बेटे आ गए, कहाँ रोका रास्ता, बिल्कुल मिल गया। दोनों के बेटे आ गए तो अपने आप में यदि उनमें ऊर्जा है, यदि वो अपने आप में जनता का कार्य कर रहे हैं, तो किसी का बेटा होना कोई कसूरवार थोड़ी होता है। यदि आप कार्यकर्ता ही समझता होगा आपके जैसा जो बरसों से काम कर रहा है कि क्या किस कसूर क्या है, कोई बता तो दे साहब, हमारा कसूर क्या है जी। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि और किसी ऊर्जावान युवा नेता को रोका जा रहा है या उन पर बैन कर दिया जा रहा है कि आप तो आएंगे ही नहीं साहब। हमने अपनी तरफ से ये नीति तय कर दी है। मैंने कहा कि जो ऊर्जावान है, जो पार्टी के लिए निष्ठ है, पार्टी के लिए काम करेगा, उसके लिए कोई वो नहीं होता है कि वो किसका उत्तराधिकारी है या किनके पुत्र है, कि कोई मापदंड नहीं रहते। कई ऐसे में वरिष्ठ नेताओं के पुत्रों के नाम गिना सकता हूँ। वो अच्छा नहीं रहेगा कि जो वरिष्ठ नेता, बुजुर्ग नेता जो दिवंगत हो गए, जो उन्होंने कार्य किया था वो उनके पुत्र नहीं कर पाए, तो आज राजनीति में विलोपित हो गए, आज प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। तो ये तो समय का ही रहता है ना, समय का भी एक अपना रहता है, समय, परिस्थिति, समय, काल, ये सब अपने आप में मापदंड रहते हैं। आप किसी भी हठधर्मिता को या किसी को भी नहीं चला सकते। जो मजबूत होगा, जो लोकप्रिय होगा, जो सक्रिय होगा, जो समर्पित होगा, वो आगे निकल कर आएगा ही आएगा जी। ब्रजगोपाल जी, जो मजबूत होगा, सक्रिय होगा, लोकप्रिय होगा, वो आएगा, लेकिन क्या ऐसा हो पाता है सियासत में?
मजबूती मैं बता रहा हूँ आपको, वही बात है। योगेंद्र यादव जी से ज्यादा मेहनत की है कि कांग्रेस के लिए नकुल नाथ जी? मैं योगेंद्र यादव जी से पूछता हूँ, एक काम बता दें, वो अपने नामांकन के पहले का एक काम भी नकुल नाथ जी का वो बता दें। और मैं ये कहता हूँ, खुले मन से कहता हूँ कि योगेंद्र यादव जी, आपका उनसे 1000 गुना ज्यादा योगदान है कांग्रेस के लिए। परंतु जब चुनाव होता है, जब सीट छोड़नी होती है लोकसभा, तो वहां नकुल नाथ जी आ जाते हैं। जब दिग्विजय सिंह जी को छोड़ने होती है तो जयवर्धन सिंह जी आ जाते हैं। सुभाष यादव जी की जगह अरुण यादव जी आ जाते हैं। वहां तो आपके यहाँ भी आए सर, आप देखिए ना, विश्वास सारंग नजर आ रहे हैं, ऐसे बहुत है, विजय वर्गीय आ गए हैं, कई सारे लोग आ गए। आप याद करिए, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी में मेहनत करी है विश्वास सारंग जी ने युवा मोर्चे में, और युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सीधे आए हैं और विश्वास। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। समय इजाजत नहीं देता है, लेकिन कितने ऐसे चेहरे हैं जो बहुत मेहनत करते, वहां तक नहीं पहुंचते। पर भारतीय जनता पार्टी में ये तो नजर आता है कई बार मेहनत करने वाले कहां से कहां पहुंच जाते हैं। उसकी एक लंबी फहरिस्त है, प्रधानमंत्री से लेकर और बीडी शर्मा तक। पर क्या पीढ़ी परिवर्तन में इस बार 2023 में नए चेहरे दिखाई देंगे? क्योंकि लंबी फहरिस्त है ऐसे लोगों की जो 70 की उम्र पार कर रहे हैं। यदि वो घर बैठेंगे तो उनकी जगह कौन? परिवार के लोग या कोई और? नजर इस पर रहेगी। पीढ़ी परिवर्तन और भविष्य। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एनी 20।